राजस्थान में कृषक एवं जनजाति आंदोलन मुख्य रूप से, जिसमें हम बिजोलिया और भील आंदोलन जो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि आखिर स्थिति क्या थी। क्योंकि राजस्थान जो है उसका सामाजिक ढांचा जो था मुख्य रूप से कुलीय परंपरा पर आधारित था और इस कुलीय परंपरा पर टिके ढांचे के शिखर पर शासक होता था और शासक के बाद इस सामाजिक ढांचे में सामंतों का सबसे ज्यादा महत्व हुआ करता था और शासक और सामंतों के संबंध जो होते वो रक्त पर आधारित थे और राज्य की समस्त भूमि जो थी उसका स्वामी शासक हुआ करता था और शासकों ने उन लोगों को जिन्होंने नए क्षेत्र प्राप्त करने में अपने शासकों की सहायता की थी अथवा जो शासक के निकट संबंधी थी उन सभी को जागीरें दे रखी थी और सामंतों के अपने शासक के प्रति कुछ उत्तरदायित्व जो है वो भी हुआ करते जिनका निर्वाह करना भी उनके लिए अनिवार्य हुआ करता था। और राजस्थान में राज्यों में दो प्रकार की भूमि हुआ करती थी, पहली खालसा भूमि और दूसरी जागीर। जो भूमि सीधी शासक के नियंत्रण में थी वो खालसा भूमि के नाम से जानी जाती थी और जो भूमि सामंतों के नियंत्रण में हुआ करती थी उसे जागीर भूमि कहा जाता था। तो इस प्रकार से भूमि खालसा और जागीर दो प्रकार की हुआ करती थी और सामंत अपने जागीर क्षेत्र में आंतरिक प्रशासन में सर्वोच्च हुआ करता था और जागीर क्षेत्र में वे कार्यकारिणी, प्रशासनिक, पुलिस और न्यायिक अधिकारों का उपभोक्ता भी हुआ करता था। और सामंत अपने शासक को सैनिक सेवाएं भी दिया करते थे और युद्धकालीन सैनिक सेवा के अलावा शांति के समय सामंतों को वर्ष में एक बार निश्चित अवधि के लिए अपनी निश्चित जमीयत यानी कि सेना के साथ शासक की सेवा में भी उपस्थित होना पड़ता था, जिसे चाकरी कहा जाता था। और अपनी जागीर की जो वार्षिक आय होती थी उसके आधार पर निश्चित टैक्स जो है वो भी उन्हें जमा कराना पड़ता था और वो कई नामों से जाना जाता था, जैसे रेख, छटुंद आदि राजकोष में जमा करानी पड़ती थी। और नए शासक की गद्दी नशीनी पर निश्चित टैक्स जो कि नजराना कहलाता था वो जमा कराना पड़ता था। और जागीर में नए सामंत की गद्दी नशीनी पर शासक को उत्तराधिकार शुल्क जो कि हुक्मनामा के नाम से या फिर तलवार बंधाई के नाम से जाना जाता था देना पड़ता था। और युद्ध के अवसर पर तथा अन्य किसी विशेष अवसर पर शासक द्वारा सामंतों पर लगाए कर भी देने पड़ते। तो इस प्रकार से राजा जो था या शासक जो था अपने सामंतों पर ये कई प्रकार के कर लगाता था और वो उन्हें देना पड़ता था। तो जाहिर है सामंत जो है वो क्या करते थे, क्योंकि उनके पास में जागीर हुआ करती थी और उस जागीर पर कौन, किसान खेती किया करते थे और वो टैक्स देते थे जो खेती करने के बदले में और उससे ही वो लोग सब कुछ करते थे। तो जाहिर है जब राजा शासक जो है उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा करों का बोझ ला देगा तो वो जागीरदार जो कहाँ जाएगा, किसानों के पास में। और किसान बेचारे कहाँ जाएंगे, जितना वो कर सकते हैं करेंगे, फिर बाद में आंदोलन अवश्य ही होंगे। तो जागीरों की प्रशासनिक व्यवस्था लगभग राज्य के अनुकूल ही हुआ करती थी और सामंतों की आय का मुख्य स्रोत जो होता था वो भी भूमि कर हुआ करता था और अलग अलग ठिकानों में भूमि कर या टैक्स जो होता था वो अलग अलग उन ठिकानों के स्वामी के अनुसार हुआ करता था। और भूमि कर वसूली हेतु मुख्य रूप से तीन प्रथाएं प्रचलित थी, लाटा, कुंता और बिगोड़ी। भूमि कर जो अनाज या जिन्स के रूप में लिया जाता था उसे भोग कहते थे तथा जो नकद रकम के रूप में लिया जाता था उसे बिगोड़ी अथवा हासिल कहते थे। और कुंता द्वारा लगान वसूल करने का तरीका यह था कि खड़ी हुई फसल का अनुमान लगाकर टैक्स जो था वो निश्चित किया जाता था। और लाटा द्वारा लगान वसूल करने का तरीका यह था कि जब किसान समझता था कि उसकी फसल कटने योग्य हो गई है तब वह इसकी सूचना ठिकाने को देता था और ठिकाने से एक अधिकारी आता था जिसकी देखरेख में फसल कटती थी। और जब धान साफ होकर इकट्ठा हो जाता था तब ठिकाने का हिस्सा तोल कर ले लिया जाता था। और जिस भूमि पर व्यापारिक फसलें पैदा होती थी जैसे अफीम है, गन्ना है, कपास है, तंबाकू आदि, वहां से लगान नकद रकम यानी कि धातु मुद्रा के रूप में वसूल किया जाता था। और 19वीं शताब्दी के मध्य तक सामंतों और उनके आसामी किसानियों के परस्पर संबंध बहुत अच्छे थे, उनमें अपमान नहीं होता था, अपनापन होता था और यानी कि उनके संबंध अच्छे थे। और जब कोई आसामी अपने हिस्से का भोग यानी कि ठिकाने में जमा कराने जाता था तो वह सामंत को यह ज्ञात हो जाता था कि उस किसान के उस वर्ष लड़के या लड़की का विवाह हुआ है अथवा अन्य कोई बड़ा व्यय हुआ है तो उस वर्ष उसे भोग यानी कि जो उसको टैक्स चुकाना पड़ता था उसमें रियायत भी दी जाती। इस प्रकार से किसान और उनके जागीरदार जो थे उनके संबंध बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां जो बढ़ती गई, क्योंकि जो शासक जो थे उन्होंने किससे समझौता किया, ब्रिटिश रियासत से समझौता कर लिया, जिसकी वजह से उनको किससे ब्रिटिश आपके
अंग्रेजी शासन जो उसको टैक्स चुकाना पड़ता था। और वो लोग वसूल कहाँ से करते थे? अपने जागीरदार से। और जागीरदार किससे वसूल करता था? किसानों से वसूल करता था। तो इस प्रकार से निरंतर टैक्स जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से किसान जो थे उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती जाती। अब अगली बात आती, किसान आंदोलन के आखिर कारण क्या रहे थे? कि जागीर और खालसा क्षेत्र से होने वाली आय में वृद्धि करने से उद्देश्य से वहां की रैयत से अनेक प्रकार की लाग बाग यानी कि लागतें और बेगार भी वसूल की जाती थी। और ये लागतें दो प्रकार की हुआ करती, कच्ची लागत और पक्की लागत। कच्ची लागत वो हुआ करती थी जो कि रैयत से वसूल वस्तु के रूप में ली जाती थी, और पक्की लागत वो होती थी जो कि कैश के रूप में ली जाती थी। और प्राचीन काल में शत्रुओं से युद्ध के समय अथवा युद्ध की समाप्ति के बाद में फिर से निर्माण के लिए अथवा असाधारण स्थिति में राज्य को दिए जाने वाले कर को चुकाने के लिए कुछ लागतें लगाई गई थी। राज्य अथवा ठिकाने के वित्तीय संकट को समस्त समाज का संकट मानकर रैयत अपनी स्वेच्छा से लागतें अदा करती थी, और इसी प्रकार बेगार भी असाधारण परिस्थितियों में ही ली जाती थी, जैसे युद्ध के समय अथवा युद्ध के उपरांत, पुनर्निर्माण के काल में अथवा अकाल पड़ जाने पर या कोई अन्य विपत्तियां आने पर प्रजा सहर्ष स्वेच्छा से बेगार देती थी। और बेगार के प्रादुर्भाव का एक कारण यह भी था कि प्राचीन काल में जब धातु मुद्रा का प्रचलन लगभग नहीं था, गांव में नाई, धोबी, कुम्हार, खाती, लोहार आदि को किसान वर्ष में निश्चित अनाज दे देता था और वे उसकी वर्ष भर सेवा करते थे। और जागीर तथा खालसा क्षेत्र में इन सेवा कर्मियों तथा कारीगरों को कुछ भूमि दे दी जाती थी, जिससे कोई लगान या मालगुजारी नहीं ली जाती थी, और वे सेवा कर्मी तथा कारीगर उसके बदले में अपनी सेवाएं देते थे अथवा आवश्यक वस्तुएं उनको बिना पैसे के दे देते थे। बाद में प्रत्येक व्यक्ति से मालगुजारी लेना शुरू कर दिया गया, और साथ ही परंपरागत मुफ्त सेवा जो है वो भी लेने लगे। किस व्यक्ति से कौन सी बेगार ली जाए ये जाति के आधार पर डिसाइड कर दी गई। उपज का लाटा अथवा कुंता हो जाने के उपरांत भोग के साथ लागतों के रूप में भी अधिक अनाज प्राप्त किया जाता था। पटेल, पटवारी, कामदार, फौजदार, गांव बलई, इसके अलावा चौबदार, छड़ीदार, किलेदार, नाई, ढोली, चमार, मेहतर आदि के नाम पर भी कई प्रकार के टैक्स लगा दिए जाते थे। और रक्षाबंधन के अवसर पर राखी को घी, और नवरात्रि में देवी की पूजा के लिए किए जाने वाले दूध, ये जावा को दूध, इसके अलावा वर्षा ऋतु में गायों व भैंसियों का एक दिन के दूध का घी आदि लागतों के रूप में इन सभी किसान जो उनसे टैक्स यानी कि लिया जाने लगा। जबकि कहा जाता है कि शेखावटी के आसामी 30 प्रकार की लागतें पहले से ही ले रहे थे, यानी कि वहां के जागीरदार जो थे। और 1922 में बिजोलिया किसान पंचायत ने राजपुताना के एजीजी को 74 प्रकार की लाग बाग की एक लिस्ट दी, जो कि बिजोलिया के किसानों से वसूल की जा रही थी, और बेगू यानी कि मेवाड़ के किसानों से भू राजस्व के अलावा 59 प्रकार की लाग बाग वसूल की जाती थी। इस प्रकार से राजस्थान के सभी राज्यों में तथा वहां की जागीरों में लाग बाग यानी कि टैक्स के अलावा अदर जो टैक्स होते थे वो भी लिए जाते थे, और वो बहुत ज्यादा हुआ करते थे। और 20वीं शताब्दी के प्रथम 3 दशकों में किसानों का शोषण जो था वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। और राजस्थान के जागीर क्षेत्रों में सामंतों पर निरंकुश शासन था, और सामंतों द्वारा किसानों पर अमानवीय अत्याचार किया जाता था। किसानों की बुरी तरह से पिटाई करना आम बात थी, और सामंत किसानों के विरुद्ध अपनी दीवानी, फौजदारी और न्यायिक अधिकारों का दुरुपयोग करते थे। किसानों की महिलाओं तक को पीटने से संकोच नहीं करते थे, और सामंत का प्रत्येक व्यय किसानों से ही वसूल किया जाता था। और किसानों की कोई वस्तु लाग बाग से मुफ्त नहीं होती थी, फ्री नहीं होती थी। और किसान अपनी फसल का लाटा अथवा कुंता होने से पहले अपने खेत से धान का एक दाना भी नहीं ले सकता था। और अपनी फसल का लाटा अथवा करने के बाद में यदि किसान ऐसा करता पाया जाता तो उस पर कहा जाता है कि बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता था, और अपने खेतों से घर लौटती हुई स्त्रियों की तलाशी ली जाती थी। किसान अपनी स्त्रियों की इज्जत भी सुरक्षित रखने में असमर्थ थे। इसके अलावा कहा जाता है कि ऐसे क्षेत्र जो है वहां पर पहरे भी रखे जाते थे, और कहा जाता है कि बहुत सी बार अपनी शारीरिक भूख शांत करने के बाद उन्हें मुक्त करता था। किसानों को उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल करना तथा उनके मकानों से उन्हें निकालकर उनके सामान को फेंक देना जागीरदारों की आम बात बताई जाती है। इसके अलावा आपके जब इस तरह से इतने ज्यादा टैक्स लगाए जाते थे तो कहा जाता है कि किसान जो उसके पास में पूरे साल भर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। और इन सब परिस्थितियों में किसान जो थे उन्होंने आंदोलन की राह पकड़ी, इसके अलावा उनके पास में और कोई चारा नहीं था। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत से जो टैक्स जो थे वो तो लगाए, इसके अलावा बहुत सारी लाग बाग यानी कि अदर टैक्सेस जो है जिनका कोई
ब्यौरा नहीं था, वो भी किसान जो उनसे लिए जाते थे और उनको यह बिना पैसा दिए बेगार भी देनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से किसान जो थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने आंदोलन जो उसका रुख अपनाया था।